हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज मोहित अग्रवाल हियर एंड बहुत ही मजा आने वाला है हम लोग को इस लेक्चर में। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेबी टेकओवर कोड 2011। लेक्चर जो रहेगा वो हम लोग का डिवाइडेड रहेगा इन 3 पार्ट्स, ठीक है। और सबसे पहला पार्ट जो है हम लोग तीनों ही पार्ट जबरदस्त रहने वाला है। सबसे पहला पार्ट अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ध्यान लगा करके सुनिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अच्छा, ये तीनों पार्ट जो है आप लोग को बाय टुमारो अपलोड कर दिया जाएगा और क्लास के साथ ही जो है पढ़ते रहिए। ट्रस्ट मी, एक भी आपको जो है ना घर में एक्स्ट्रा एफर्ट करने का दरकार नहीं पड़ेगा। अगर आप क्लास में अभी मेरे साथ कंसंट्रेट कर लेंगे, मैं आपको अंडरस्टैंड करवा दूंगा, लर्न करवा दूंगा, रिवाइज भी करवा दूंगा। ULR, अंडरस्टैंड, लर्न एंड रिवाइज, जैसा कि आप जानते हैं। ओके, सेबी टेक ओवर कोड 2011। नाउ ये जो सेबी टेक ओवर कोड 2011 हम लोग बोलते हैं, इसका एक्चुअल में पूरा नाम है, शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग टेक ओवर कोड 2011, बट एक्चुअल में इसका पूरा नाम है सेबी SAST, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बड़ा ही जबरदस्त चैप्टर हम आपको बता दें और पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझाया जाएगा, प्रैक्टिकल अप्रोच रख करके, ठीक है। कुछ अपने आप कुछ रटने का दरकार नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। खाली ध्यान लगा करके सुनते चलिए। सेबी, क्योंकि सेबी ने बनाया है रेगुलेशन, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर, SAST, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011। सर हम लोग तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में तो 2020-21 वाला पढ़ाइए। ऐसा है, हर साल ये रेगुलेशन नहीं बनता। लास्ट रेगुलेशन 2011 में बना था और उसके पहले बना था 1997, जो रिपील कर दिया इसी ने, 2011 वाला टेक ओवर कोड ने। तो ये आया कब? 22 अक्टूबर, ठीक है। गांधी जी का बर्थडे ऐसे याद कर लेना। गांधी जी का बर्थडे कब था? 2 अक्टूबर, और 1 तो 2 लगा दो, चलो 22 अक्टूबर 2011 को आया। इसने रिपील कर दिया, रिपील मतलब ऑब्लिटरेट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया पुराना टेक ओवर कोड को, जिसका नाम था टेक ओवर रेगुलेशन 1997। ये जो नया टेक ओवर कोड 2011 आया, इसको रिकमेंड किया था एक कमिटी ने, जिसका नाम था टेक ओवर रेगुलेशन एडवाइजरी कमिटी। टेक ओवर रेगुलेशन एडवाइजरी कमिटी, ट्रैक, टेक ओवर रेगुलेशन एडवाइजरी कमिटी, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री C अच्युतन, ठीक है। तो इसके जो चेयरमैन साहब थे श्री C अच्युतन जी थे, और टेक ओवर रेगुलेशन एडवाइजरी कमिटी ने ही रेकमेंड किया था कि 1997 वाला टेक ओवर रेगुलेशन जो है उसको ऑब्लिटरेट करना चाहिए, डिस्ट्रॉय करना चाहिए, वो ऑब्सोलीट हो चुका है, उसको पूरी तरीके से उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। और वही हुआ, सेबी ने एक नया रेगुलेशन जो है वो बना दिया, टेक ओवर कोड रेगुलेशन 2011, जिसको अभी अभी हमने कहा क्या बोलते हैं, SAST, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011। ओके, अब ये है क्या टेक ओवर कोड, क्या क्यों लाया गया, क्या दरकार था इसका? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बहुत ध्यान से, फोकस फोकस माय बॉयज एंड गर्ल्स, फोकस वेरी हार्ड। समझो ये टेक ओवर कोड क्यों लाया गया। टेक ओवर कोड लाया गया प्रीडोमिनेंटली इस ऑब्जेक्टिव से कि स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टर, स्मॉल स्मॉल शेयर होल्डर फंसे नहीं, उनको एक निकलने का मौका मिलना चाहिए, एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए टू द शेयर होल्डर्स। क्या बोल रहे हैं सर? बहुत ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से, बहुत हाई फाई टॉपिक है, ध्यान लगाना पड़ेगा। मान लो एक अक्वायरर है। अक्वायरर कौन होता है? जो शेयर्स खरीदने के फिराक में है एक कंपनी, जिसको अपने टारगेट कंपनी बोल रहे हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन हम लोग लेटर ऑन जो है पढ़ेंगे, बट अभी समझो कंसेप्ट को, फोकस ऑन द कंसेप्ट। अक्वायरर कौन? जो अक्वायर कर रहा है या करना चाहता है शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी। टारगेट कंपनी कौन? जिसका शेयर अक्वायरर फिरात में बैठा है, जिसका वोटिंग राइट, कंट्रोल अक्वायरर हासिल करना चाहता है, या तो शेयर या वोटिंग राइट या फिर कंट्रोल अक्वायरर हासिल करना चाहता है, उस कंपनी को हम लोग बोलते हैं टारगेट कंपनी, जिस कंपनी में अक्वायरर हासिल करना चाहता है। अब मान लो से फॉर एग्जांपल आप समझो, मान लीजिए आज एक बहुत बड़ा कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, मान लो RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। लॉकडाउन में इसी का सितारा जो है वो चमका था, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब सच सच बताओ,
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्रमोटर ग्रुप कौन है? अंबानी ग्रुप, मोटा भाई, लेकिन इसमें और भी छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। तुम्हारा भाई भी इसमें शेयर होल्डर है, भाभी जी भी शेयर होल्डर है। तो हम लोग लेकिन क्या है, हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। 2-4-5 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट होगा तो होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। अब सोच करके बताओ, ऐसे मेरे जैसे बहुत लोग फंसे हुए होंगे, मतलब इन्वेस्टेड होंगे, फंसे हुए नहीं बोलना चाहिए, इन्वेस्टेड होंगे आरआईएल में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या सेफ हैंड्स में है? आरआईएल क्या सेफ हैंड? बिल्कुल सर। सर अंबानी ग्रुप सर बहुत बढ़िया है सर, मोटा भाई जो है वो एकदम छोटा भाई की तरह नहीं है, जबरदस्त है सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। अब मान लो से फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी को क्या हो गया, वो मोह माया से मुक्त होना चाहते हैं। मुकेश अंबानी बोला यार हो गया यार, अब मैं मोह माया से मुक्त होना चाहता हूं यार, और ये जो मेरे बच्चे एकदम खोटे हैं, काम धंधा में इन लोग का मन नहीं रहता, खाने पीने में, ऐश करने में, क्रिकेट मैचेस में इन लोग का मन रहता है। तो मुकेश अंबानी थकार करके बोला यार अब मैं जो है ना, मैं रिलायंस छोड़ करके जाना चाहता हूं। और इसके लिए मान लो से फॉर एग्जांपल एक इंसान आ गया, मिस्टर एक्स, मान लो कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, या मान लो यहीं पर कोई एक इंडियन इन्वेस्टर है, खरबों रुपया है इसके पास, मिस्टर एक्स आ गया अलॉन्ग विथ, मान लो से फॉर एग्जांपल इसका भी खुद का कुछ ग्रुप कंपनी होगा, ऐसे कोई ये सड़क छाप तो होगा नहीं जो खरीदने आ रहा है। तो मिस्टर एक्स इसका अलॉन्ग विद द ग्रुप कंपनी इन विच इज द डायरेक्टर, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, ठीक है, उन लोग को बोलते हैं पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, पीएसी, पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। ये हो गया अक्वायरर एंड पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, जिसके मदद के साथ वो ये एक्विजिशन करना चाहता है। डिटेल में हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, बट अभी कंसेप्ट समझो। तो अब यार मिस्टर एक्स अचानक से आ गया और अंबानी जी जो है, अंबानी जी के साथ सौदा करने लगा, और अंबानी और एक्स सौदा कर लिया कि रिलायंस का शेयर का दाम जो है 1600 रुपया पर शेयर, 1600 पर शेयर में सौदा हो गया। अब अंबानी जी तो अपना सारा का सारा स्टेक जो है मिस्टर एक्स एंड पीएसी को 1600 रुपया पर शेयर अच्छा दाम में, मोटा माल में बेच करके निकल जाएंगे, इज आउट। अब अचानक से कौन आ गया? मिस्टर एक्स। रिलायंस का कंट्रोल किसके हाथ में चला गया? मिस्टर एक्स के हाथ में। Now the amount of the confidence that I was having and other retail investors was having on the previous promoter group, the same level of the confidence we the retail investors may not be having on this Mr. X. मैंने पैसा लगाया था रिलायंस में अंबानी ग्रुप को देख करके, अब बेटा वही कट ले रहा है। अब वो जैसे ही खबर आएगा, सोच करके बताओ, जैसे ही खबर आएगा अगला दिन न्यूज में अंबानी एग्जिटेड फ्रॉम रिलायंस, अंबानी ग्रुप एग्जिट्स फ्रॉम रिलायंस, शेयर का दाम बढ़ेगा कि क्रैश होना चालू हो जाएगा? इससे ज्यादा तो रेपुटेड इंसान कोई है नहीं और वेल नोन इंसान है नहीं रिलायंस को संभालने के लिए। शेयर का दाम क्रैश होना चालू हो जाएगा। अब शेयर का दाम क्रैश होगा, अंबानी तो अपना 1600 रुपया पर शेयर में बेच करके निकल ले रहा है। अब जैसे शेयर का दाम क्रैश होना चालू होगा, फंसेगा कौन? रिटेल इन्वेस्टर। जो बाजार में दाम होगा वो धड़ाधड़ गिरने लगेगा। अब हम कंपनी में रहना नहीं चाहते हैं, मिस्टर एक्स के हाथ में कंट्रोल पहुंच गया, मेरे को मिस्टर एक्स एकदम पसंद नहीं लगता, आई वांट टू एग्जिट द कंपनी, बट आई कैन नॉट एग्जिट द कंपनी एट सच अ लोअर प्राइस। सर लिस्टेड कंपनी है सर, आप तो शेयर जो है, अच्छा ऑब्वियस बात है, सेबी टेक ओवर कोड किसके ऊपर एप्लीकेबल हो गया बोलना पड़ेगा क्या? ऑब्वियस बात है कि कंपनी लिस्टेड होना चाहिए, तभी तो सेबी का रेगुलेशंस उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो अब मैं तो फंस गया एज अ रिटेल इन्वेस्टर, बाद बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स फंस गए। I don't want to remain in the company where the promoter group has changed and the new promoter Mr. X has come. I don't like him. If I like him, that's okay. But what about those retail investors who do not like? They should be given an exit opportunity. अरे जिसको Mr. X पसंद है, नया प्रमोटर पसंद है, वो रहो ना, लेकिन जिसको पसंद नहीं है उसको निकलने का तो मौका दो ना। तो सर निकल जाइए ना, कैसे निकल जाए? दाम तो गिर गया, दाम गिर करके मान लो 800 रुपया हो गया है, मोटा भाई तो 1600 में बेचा, हम क्या मतलब ऐसे ही बकवास है जो 800 में बेचेंगे? गरीब है तो और गरीब बनाओगे। यही सब चीज को रोकने के लिए टेक ओवर कोड का जन्म हुआ। यही सब चीज को रोकने के लिए रिटेल इन्वेस्टर्स को अगर कट लेना है तो कट लेने का प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले, इसके लिए सही दाम मिले, सही मौका मिले, इसके लिए टेक ओवर कोड जन्म लिया। अब टेक ओवर कोड क्या बोलता है, ध्यान से सुनो, जबरदस्त चीज बोलता है।
सेबी टेक ओवर कोड बोलता है कि अगर कोई अक्वायरर है, अच्छा एक्वायरर कौन हो सकता है? एनी पर्सन। अब जरूरी नहीं है कि वो कोई कंपनी, एक्वायरर पर्सन भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन टारगेट कंपनी क्या होना चाहिए? या तो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट, और जिसका शेयर्स क्या हो? लिस्टेड हो इन अ स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सो अक्वायरर जरूरी है क्या लिस्टेड होगा? सर कैसे बात कर रहे हैं, अभी तो आपने बताया कि अक्वायरर मिस्टर एक्स भी हो सकता है, तो क्या मिस्टर एक्स को भी जाकर के लिस्टिंग कर दोगे? अक्वायरर का लिस्टिंग होना जरूरी नहीं है, लेकिन टारगेट कंपनी का शेयर लिस्टेड होना जरूरी है। समझ में आ गया? अब ध्यान से बेटा, अब बोला क्या गया कि सुनो भाई मिस्टर एक्स, अगर तुम टारगेट कंपनी का, मान लो से फॉर एग्जांपल आरआईएल का, इतना सारा शेयर अक्वायर करना चाहते हो, which will entitle acquirer the voting right of 25% or more. If acquirer intends to acquire shares, acquirer intends to acquire shares in the target company, acquirer intends to acquire shares in the target company, which along with his existing shareholding, acquirer के पास कुछ existing share भी हो सकता हो, अक्वायरर के पास जो एग्जिस्टिंग शेयर है और जो वो नया शेयर खरीदना चाहता है, अक्वायरर के पास जो एग्जिस्टिंग शेयर है और जो वो नया शेयर खरीदना चाहता है किसके अंदर? टारगेट कंपनी के अंदर। सो अक्वायरर हु इंटेंड्स टू अक्वायर शेयर्स इन द टारगेट कंपनी एंड अलोंग विद द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग ऑफ द अक्वायरर, इफ it will entitle acquirer voting right of at least 25%, voting right of at least 25%, then mandatory open offer has to be given, mandatory open offer has to be given to the shareholders of target company by making a public announcement, and that mandatory open offer will be of at least 26%. बहुत ध्यान से, सेबी क्या बोला? सुन मिस्टर एक्स, सुन बे अक्वायरर, अगर तुम टारगेट कंपनी का 25% वोटिंग राइट, शेयर होल्डिंग मतलब वोटिंग राइट बोल रहे हैं यहां पर, एज्यूमिंग कि एक ही क्लास ऑफ यहां पर इक्विटी शेयर्स है। सुन अक्वायरर, अगर तुम 25%, 25% शेयर होल्डिंग हासिल करना चाहता है, शेयर होल्डिंग वोटिंग पावर हासिल करना चाहता है टारगेट कंपनी में, वो 25% तेरे को छूने नहीं देंगे, टच नहीं करने देंगे 25%, जब तक तुम पहले टारगेट कंपनी का जो शेयर होल्डर्स है उनको ओपन ऑफर नहीं दे देता 26% का। 26% शेयर खरीदने का ओपन ऑफर देना पड़ेगा, आराम से, बहुत आराम से। अक्वायरर 25% टच नहीं करने देंगे टारगेट कंपनी के अंदर जब तक तुम अक्वायरर 26% का ओपन ऑफर नहीं दे देते। किसको ओपन ऑफर? शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी। ऐसा क्यों? इस चीज को रोकने के लिए, इस चीज को बचाने के लिए, इस चीज को बचाने के लिए कि अंबानी भाई जो है, वाह रे वाह, मोटा भाई आप कट लेंगे और इन लोग रुक जाएंगे। रुकिए, आपको रुकना पड़ेगा। अक्वायरर रुक जा, तुम अंबानी से ऐसे अक्वायर मत कर, पहले 26% का ओपन ऑफर दे। अब सुनो, सुनना ध्यान से। हाँ, मान लो एक अक्वायरर है, वो 10% अक्वायर किया। सर ओपन ऑफर मतलब सर 26% का ओपन ऑफर मतलब 25% टच करने के पहले, 25% छूने भी नहीं देंगे उसके पहले तुमको शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी को एक ओपन ऑफर देना पड़ेगा कि टारगेट कंपनी का शेयर होल्डर लोग, ओ भाई शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी, ऑब्वियसली बात ऐसे नहीं चिल्लाएंगे, पब्लिक अनाउंसमेंट का तरीका हम आपको बताएंगे, पूरा चार्ट बना रखे हैं आपके लिए। अरे लीजिए ना, देखिए पढ़ाने में जितना टाइम लग रहा है ना, उससे ज्यादा मेहनत करके आपके लिए ऑलरेडी हम नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं ताकि आपको फटाफट जो है वो दिखा सके। देखिए पूरा प्रोसेस बताएंगे पब्लिक अनाउंसमेंट का, शांति रखिए। ये देखिए पूरा प्रोसेस है पब्लिक अनाउंसमेंट का। ओके, हाँ सुनो ना, अक्वायरर को क्या बोल रहा है सेबी? सेबी बोल रहा है अक्वायरर
क्या बात है, तुम 25% के लिए इंटरेस्टेड है? छूने नहीं देंगे 25%। जब तक एक ओपन ऑफर नहीं कर देते हो 26% का टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी, तो अक्वायरर को पहले पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा टू द शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी के भाई टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स, हम 26% शेयर तुम लोग का खरीदने के लिए रेडी हैं, ताकि हम 25% खरीद सके टारगेट कंपनी के अंदर। तो 25% टच करने के लिए मेरे को पहले तुम लोग को 26% का ओपन ऑफर देना पड़ेगा। तो सोचो 25 और 26 का क्या कॉम्बिनेशन बैठ रहा है? 25 और 26 का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है 51। मतलब अगर ऐसा हो गया तो पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो एक्वायरर के पास आ जाएगा। और सेबी ना नियत पहचान लिया, सेबी नियत पहचान लिया। समझो सेबी क्या बोल रहा है, आज एक इन्वेस्टर है, समझो आज अगर एक इन्वेस्टर है वो कितना परसेंट शेयर खरीदेगा? 2-4%, 5%, 10%, 25% अगर इन्वेस्टमेंट करो तो जरूर दाल में कुछ काला है। धीरे धीरे करके तुम इसको पूरा ही अपना बनाना चाहते हो, तो फिर दुनिया को बता करके अपना बनाओ, ताकि शेयर होल्डर्स के साथ धोखा ना हो। समझ गए सर? तो सेबी जो है यहां पर पूरा ही शादी करवा करके छोड़ देगा, मतलब पूरा ही 51% जो है वो करवा देगा। अब समझो, तुम मेरे को बताना मैंडेटरी ओपन ऑफर, मैंडेटरी होगा ना, 25% टच नहीं करने देंगे जब तक 26% का ओपन ऑफर नहीं दे देता। तुम मेरे को बताना ट्रिगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है मैंडेटरी ओपन ऑफर। मान लो अक्वायरर क्या किया, पहला साल 10% शेयर्स और वोटिंग राइट अक्वायर किया इन द टारगेट कंपनी, बताओ कर सकता है? ट्रिगर होगा? मैंडेटरी ओपन ऑफर देना पड़ेगा? नहीं। मैंडेटरी ओपन ऑफर कब देना पड़ेगा? जब प्रेजेंट प्लस प्रपोज्ड शेयर होल्डिंग इतना हो गया कि 25% वोटिंग पावर होने वाला है, तो 25% टच करने के पहले 26% का मैंडेटरी ओपन ऑफर देना पड़ता है टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी। ठीक है, अब मान लो से फॉर एग्जांपल ईयर टू पहले 10% अक्वायर किया, ट्रिगर हुआ? नहीं हुआ। ईयर 2 10% फिर अक्वायर कर लिया, ट्रिगर होगा? कर सकता है ना? ट्रिगर्ड की नॉट ट्रिगर्ड? नॉट ट्रिगर्ड, यहां पर भी नॉट ट्रिगर्ड। ईयर 3 4% ट्रिगर्ड की नॉट ट्रिगर्ड? नॉट ट्रिगर्ड। ईयर 4 अब वो भाई 1% और अक्वायर यहां भी कर सकता है, नॉट ट्रिगर्ड। अब ये 1% जो है ना और अक्वायर करना चाहता है, तो 24 ऑलरेडी है उसके पास, अब अगर ये कर लिया तो 25% हो जाएगा। तो सेबी बोला भाई तेरे को ये करने नहीं देंगे, तेरा नियत खराब है, बहुत हो गया, अब रुक जा, तेरे को ये करने ही नहीं देंगे अक्वायर करने के पहले ही 1% 26% का मैंडेटरी ओपन ऑफर देना पड़ेगा बाय मेकिंग अ पब्लिक अनाउंसमेंट। समझ में आ गया? पब्लिक अनाउंसमेंट क्यों सर? नहीं तो क्या सपना आएगा क्या? तुमको पता है ना टारगेट कंपनी तो क्या है? लिस्टेड है बेटा। टारगेट कंपनी क्या है? लिस्टेड है। तो पता चला कि टारगेट कंपनी को ही पता नहीं चला ये 1% अक्वायर हो गया। सेबी अगर चाहता तो बोल सकता था ना भाई 1% अक्वायर कर ले उसके बाद दे दे ओपन ऑफर, नहीं, ये 1% ही अक्वायर, ये 1% अक्वायर होने के बाद ही टारगेट कंपनी को पता चल सकता है ना, ध्यान से समझो। और मान लो ये 1% नहीं, सीधा एक झटके में मान लो से फॉर एग्जांपल 24 हो रखा था, मान लो और 24 खरीद लिया या और 30 खरीद लिया, तब तो एक साथ जो है पूरा 51 से ज्यादा % कंट्रोल आ गया, और फिर वही शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी जो मरेंगे। तो टारगेट कंपनी का जो शेयर होल्डर्स है उनको बचाने के लिए बोले गए 25% टच नहीं करने देंगे जब तक 26% का मैंडेटरी ओपन ऑफर नहीं दे देते। सर अक्वायरर क्यों बताएगा? नहीं तो कौन बताएगा? सोच करके बताओ, टारगेट कंपनी तो लिस्टेड है, कौन शेयर खरीद रहा है ये तो हो सकता है टारगेट कंपनी को भी नहीं पता हो। कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि टारगेट कंपनी नहीं बेचेगा ना, टारगेट कंपनी को भी तो सभी बोल सकता था ये बेचेगा नहीं। अरे टारगेट कंपनी दुकान थोड़ी ना खोल कर करेगा शेयर का, टारगेट कंपनी का तो लिस्टिंग हो रखा है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। टारगेट कंपनी को खुद नहीं पता चलता कि कौन उसका शेयर खरीदा बेची कर रहा है जब तक स्टॉक एक्सचेंज में इंफॉर्मेशन नहीं आ जाता। आज मैं शेयर खरीदूंगा रिलायंस का, तो शेयर खरीदने के बाद ही ना पता चलेगा। रिलायंस क्या मेरे को रोक देगा शेयर खरीदने से? लिस्टेड है, नहीं रोक सकता।
तो टारगेट कंपनी कैसे रोक सकता था इस एक्वायरर को? फालतू बात करते हैं, इसलिए एक्वायरर को बोला गया है तुम मत खरीद जब तक 26% का मैंडेटरी ओपन ऑफर नहीं दे देता। सुपर्ब सर, यहां तक का एपिसोड क्लियर है हम लोग को। अब सुनो, फिर क्या बोला गया? फिर बोला गया अच्छा देख रहे हो ना, अगर सब कुछ अच्छा हुआ, यहां पर देखो, अगर सब कुछ अच्छा हुआ, मान लो तुम मेरे को बताओ ट्रिगर की नॉट ट्रिगर, चलो थोड़ा खेलो, फटाफट खेलो थोड़ा। पहला साल, मान लो से फॉर एग्जांपल अक्वायरर किसी टारगेट कंपनी का सीधा 30% शेयर अक्वायर करना चाहता है, कर सकेगा? नहीं, सीधा 30% तो नहीं कर सकेगा, 25% टच नहीं करने देंगे, ट्रिगर हो गया जब तक 26% का नहीं दे देता, तो यहां ट्रिगर हो गया। दूसरा एग्जांपल, ईयर 1 में 24% ओपन ऑफर का रिक्वायरमेंट, ट्रिगर कि नॉट ट्रिगर्ड? बताइए बताइए, नॉट ट्रिगर्ड, सही जवाब। ठीक है, ईयर 1 का 24% में आपने क्या बोला? नॉट ट्रिगर्ड, सही जवाब। ईयर 2 में फिर से वो मान लो 1% खरीदना चाहता है, ट्रिगर हो गया, ये 1% खरीदने नहीं देंगे, 26% का ओपन ऑफर देना पड़ेगा। एग्जांपल 3, ईयर 1 में 24%, ईयर 2 में भी 24%, ये 24% नहीं खरीदने देंगे, पहले उसको 26% का मैंडेटरी ओपन ऑफर देना पड़ेगा। मक्खन एकदम। अच्छा मान लो मैंने मैंडेटरी ओपन ऑफर दिया टू द शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी 26% का। अब वो 26% में मान लो से फॉर एग्जांपल टारगेट कंपनी का कोई शेयर होल्डर अपना शेयर बेचा ही नहीं अक्वायरर को, टेंडर ही नहीं किया, टेंडर मतलब सबमिट ही नहीं किया अक्वायरर को, पैसा दे रहे थे रे, और वो प्राइस भी जो है ना, वो प्राइस भी निकालने का एक फॉर्मूला है, टेंशन मत लो। जैसे मुकेश अंबानी को अगर 1600 रुपया मिला है ना, तो ये रिटेल इन्वेस्टरों को तो 1600 मिनिमम मिलेगा, जितना जितना शेयर परचेज एग्रीमेंट में हुआ था। जैसे मुकेश अंबानी के साथ मान लो शेयर परचेज एग्रीमेंट हुआ, अक्वायरर ने मान लो प्रमोटर लोग के साथ एक शेयर परचेज एग्रीमेंट किया, या किसी इन्वेस्टर के साथ शेयर परचेज एग्रीमेंट किया शेयर खरीदने के लिए अक्वायरर ने, तो वो 1600 रुपया अगर प्राइस है तो 1600 रुपया तो मिलना ही है, हायर ऑफ द फॉलोइंग होगा, वो हम लोग आ जाएंगे उसमें ऑफर प्राइस में। तो अब समझो, लेकिन फिर भी मैं 1600 रुपया देने के लिए रेडी था रिलायंस के शेयर होल्डरों को, लेकिन रिलायंस के शेयर होल्डरों को ना अक्वायरर ज्यादा अच्छा लगा, बोला वाह इस अक्वायरर के आने पर तो रिलायंस में और चार चांद लगेगा। तो हो सकता है 26% में से एक भी शेयर टेंडर नहीं हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम था देखो ऑफर देना 26% कम से कम। अब वो 26% शेयर्स खरीदने का मैंने उनको कम से कम ऑफर दिया, अब उसमें एक भी शेयर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद मैं ये 24% आराम से खरीद सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर ज्यादा आ गया तो 26% से ज्यादा आ गया तो देन इन दैट केस वो मेरे ऊपर है, आप मेरे को फोर्स नहीं कर सकते हैं। 30%, मान लो 30% आ गया, आप उसके लिए मेरे को फोर्स नहीं कर सकते, फिर प्रोपोर्शनेट खरीदेंगे। मक्खन एकदम यहां तक ओके। अब एक और मैंडेटरी ओपन ऑफर होता है अंडर क्रीपिंग एक्विजिशन। क्रीपिंग एक्विजिशन, अब ये क्रीपिंग एक्विजिशन नाम से पता चल रहा है, क्रीपिंग, थोड़ा थोड़ा हौले हौले, क्या है ये क्रीपिंग एक्विजिशन? समझो, when acquirer is already holding between 25 to 75% shares, सेबी बोला जब अक्वायरर के पास ऑलरेडी 25 से 75% शेयर होल्डिंग है। सर 25% तो टच करने के लिए पक्का वो मैंडेटरी ओपन ऑफर दिया था? हाँ दिया होगा, दिया होगा, क्या दिया था, वो हो गया। अब दूसरा मैंडेटरी ओपन ऑफर, अक्वायरर, मान लो हम अक्वायरर है, आई एम इन द जोन ऑफ व्हाट, 25 to 75% शेयर्स, मेरे पास 25 से 75% शेयर्स है ऑफ टारगेट कंपनी, so I am in the zone of 25 to 75% shares, and then in any financial year, कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर में, in any financial year, acquirer intends to acquire more than 5% share, 5% नहीं, 5% से ज्यादा,
then again it will have to make a public announcement of mandatory open offer of at least 26% shares to the shareholders of target company. Again, mandatory open offer of at least 26% shares will have to be given by the acquirer to the shareholders of the target company by way of public announcement before acquiring more than 5% shares in any financial year if the acquirer is already holding between 25 and 75%. मान लो मेरे पास ऑलरेडी 25 से 75% के बीच में शेयर होल्डिंग है और मैं किसी एक साल में 5% से ज्यादा शेयर खरीदना चाहता हूं, मोर देन 5% शेयर खरीदना चाहता हूं, किसके अंदर? टारगेट कंपनी के अंदर 5% से ज्यादा शेयर खरीदना चाहता हूं टारगेट कंपनी के अंदर, तो फिर से 26% का मैंडेटरी ओपन ऑफर देना पड़ेगा। ये होता है क्रीपिंग एक्विजिशन का। मेरे को बताना ट्रिगर की नॉट ट्रिगर, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ भाई, ट्रिगर की नॉट ट्रिगर। मान लो से फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑलरेडी 30% शेयर है, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी 30% शेयर है। फिर मान लो से फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 20-21 के अंदर मैं सोचा चलो यार टारगेट कंपनी में और थोड़ा अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाते हैं, स्टेक बढ़ाते हैं। बच्चा बोलेगा सर 30% शेयर कैसे हो सकता है, 25 खरीदने के लिए तो 26 का ओपन ऑफर दिए होंगे तो 51 तो ऐसे ही हो जाएगा। अरे मेरे लल्ला, 26 का ओपन ऑफर दिए थे, मान लो उसमें 4% ही आया या मान लो 5% आया तो हो गया ना 30। फाइनेंशियल ईयर 20, मान लो मेरे पास अभी 30% शेयर है, फाइनेंशियल 20-21 में मैं सोचा 3% और खरीद लेता हूं, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन ऑफर ट्रिगर की नॉट ट्रिगर? नॉट ट्रिगर। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 3% और खरीदने का मैंने सोचा, सर 3 और 3 6 हो गया सर, मोर देन 5% हो गया सर। मेरे लल्ला, मेरे प्यारे बच्चे, एक फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 5% खरीदना पड़ेगा, तब ट्रिगर होगा, यहां पर नॉट ट्रिगर। सर लेकिन वहां तो सर 25% जब खरीद रहे थे तब आप सारा साल जोड़ करके देख रहे थे, हाँ वो 25% का बात अलग है और क्रीपिंग एक्विजिशन का बात अलग है। जब पहली बार 25% टच करने वाले हो तो टच नहीं करने देंगे, 26% का मैंडेटरी ओपन ऑफर दो। फिर क्रीपिंग एक्विजिशन लिमिट बोलता है कि जब आप 25 से 75 वाले जोन में हो तब किसी एक साल में 5% तक तो खरीद सकते हो, लेकिन एक साल में अगर 5% से ज्यादा खरीदना चाहते हो तो 26% का मैंडेटरी ओपन ऑफर देना पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 5%। इतना अच्छे से लेक्चर समझा रहे हैं, समझ में आ गया होगा कि नॉट ट्रिगर, क्योंकि यहां पर क्या होने वाला है, 5% टच नहीं, मोर देन 5% में तो ये खरीद सकता हूं। अभी मैंडेटरी ओपन ऑफर नॉट ट्रिगर। उफ, 23-24 में 3%, अरे सर ये तो हो गया, अरे रुकना, उसी साल और 2%, उसी साल और 1%, 23-24 की फाइनेंशियल ईयर में 3 और 2 5, ये तो मोर देन 5% हो जा रहा है। ये 1% टच नहीं करने देंगे, बहुत हो गया तेरा, 26% का मैंडेटरी ओपन ऑफर दे। अगेन ताकि शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें, ताकि उनको एक अच्छा ऑफर मिल सके, उन लोग को भी एग्जिट कर लेने का मौका मिल सके। समझ में आ गया सर यहां तक हम लोग को बात? यहां तक सारा बात क्लियर होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों को। अब देखो, चिंता मत करो, ये जो हैंड रिटन नोट्स है ना मेरा, ये भी मैं आपको दूंगा, और जो बुक का नोट्स है, ये पूरा बुक का नोट्स, ये भी मैं आपको दूंगा, मेरे मैथ का नोट्स और इंस्टीट्यूट का मैथ का नोट्स, और ये मेरा हैंड रिटन नोट, ये मैं सब आपको दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगा आपको। अब देखो, ट्रिगरिंग ऑफ मैंडेटरी ओपन ऑफर, ठीक है, मैंने जो अभी आपको बताया उस हिसाब से यहां पर नोट्स है, एक बार देखो, समझ में आ रहा है क्या? मैंडेटरी ओपन ऑफर कब ट्रिगर होगा? मान लो पहला साल अक्वायरर ने अक्वायर किया 18%, प्रेजेंट होल्डिंग कुछ नहीं दिया हो तो जीरो मानना, अक्वायर का प्रेजेंट होल्डिंग नहीं हो तो जीरो, तो अक्वायर ने पहला साल 18% शेयर और वोटिंग राइट अक्वायर किया, आपका ऑब्जर्वेशन नॉट ट्रिगर्ड। दूसरा साल 6%, सर 5% से ज्यादा हो गया, सर 5% से ज्यादा, अरे मेरे गांजा 5% से ज्यादा तो तब देखना है जब ऑलरेडी 25 से 75 के बीच में हो, समझा? यहाँ 25 से 75 के बीच में थोड़ी ना, अभी तो 18 ही हुआ है। ईयर 2 6%, 18 और 6 24, नॉट ट्रिगर्ड।
ईयर 3 1%, यहाँ मोर देन 25 नहीं देखना है, 25% और मोर देखना है। तो 1% अगर खरीदेंगे तब तो 25 टच कर जाएगा ना, 25 टच नहीं करने देंगे जब तक 26 का मैंडेटरी ओपन ऑफर नहीं दे देते। तो यहाँ पर भाई ट्रिगर हो गया, ये देखो ऑब्जर्वेशन ट्रिगर्ड, यानी बिफोर अक्वायरिंग 1% 26% का मैंडेटरी ओपन ऑफर बाय वे ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट टू बी गिवन। मक्खन मक्खन। अब बताओ कौन सा जोन में आ गए? कम से कम 25 तो हो ही गया ना, 18 और 6 24 और 1 25, और मैंने मैंडेटरी ओपन ऑफर 26 का दिया, अगर वो 26 पूरा भर जाता तो 25 और 26 51% तो हो ही जाएगा, और अगर नहीं भी भरता है 26% में जीरो आता है तो भी 25% तो हो ही गया। तो आई एम ऑलरेडी इन द जोन नाउ ऑफ 25 to 75%। सर 75% बार बार क्यों बोल रहे हैं? मैक्सिमम नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग, जो मैक्सिमम नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग हो सकता है वो 75%, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, नॉन पब्लिक यानी पब्लिक के अलावा जो शेयर होल्डिंग हो सकता है वो कितना? 75%। क्योंकि आपको पता होना चाहिए लिस्टेड कंपनी में पब्लिक के लिए शेयर होल्डिंग मिनिमम 25% जरूरी है। तो अगर मिनिमम 25% पब्लिक के लिए जरूरी है तो ज्यादा से ज्यादा तो 75% ही और लोग होल्ड कर सकते हैं, इसलिए 25 to 75%। तो ऑलरेडी 25 हो गया, तो अब 25 से 75 के जोन में है हम, तो 25 से 75 के बीच में अगर हम है मोर देन 5% इन अ वन फाइनेंशियल ईयर, तब मेरे को ट्रिगर हो जाएगा। 3% नॉट ट्रिगर्ड, 5% सर 3 और 5 8, नहीं नहीं नहीं, ईयर 5 नेक्स्ट ईयर में आ गया ना, नॉट ट्रिगर्ड। ईयर 6 में सारे 5%, क्या हम जोन में थे 25% to 75% के? हाँ। क्या 5% से ज्यादा एक ही फाइनेंशियल ईयर में एक्वायर हो रहा? हाँ। तो मैंडेटरी ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट ट्रिगर हो जाएगा, ये सेबी टेकओवर कोड बोलता है। यानी फिर से मेरे को 26% का मैंडेटरी ओपन ऑफर देना पड़ेगा टू द शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी। यहां तक सारा बात क्लियर है? ऑल गुड यहां तक? यहां तक ऑल ओके? अच्छा, टेक ओवर कोड टारगेट कंपनी को नहीं बचाता है, अक्वायरर तो अगर पैसा है ना अक्वायरर के पास, वो तो टारगेट कंपनी को मसल देगा। टारगेट कंपनी का जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर लोग हैं उन लोग रोक नहीं सकेगा अगर अक्वायरर के पास पैसा है तो। कैसे? टारगेट कंपनी लिस्टेड है, टारगेट कंपनी लिस्टेड है, अक्वायरर सीधा स्टॉक मार्केट से खरीद, टारगेट कंपनी लिस्टेड है तो अक्वायरर सीधा स्टॉक मार्केट से खरीदे जा रहा है टन टन टन। टारगेट कंपनी का अगर कोई इन्वेस्टर है तो अक्वायरर सीधा जाकर के उस इन्वेस्टर से खरीद रहा है, तो अक्वायरर स्टॉक मार्केट से शेयर खरीद रहा है, इन्वेस्टर्स ऑफ टारगेट कंपनी से शेयर खरीद रहा है, और 25% टच करने के लिए 26% का आकर के मैंडेटरी ओपन ऑफर दे दे रहा है। मोटा माल है अक्वायरर के पास, तब तो टारगेट कंपनी का कंट्रोल अक्वायरर छीन लेगा। मतलब इंडिया में जितने भी छोटे मोटे लिस्टेड कंपनी है ना, कोई सेफ नहीं है। अगर रिलायंस का बुरा नजर लग गया ना, गया। ऐसे एक बुरा नजर लग गया था माइंड ट्री को, सुना होगा, बहुत न्यूज में था 2019 में, 2019 में बहुत ही न्यूज में था माइंड ट्री और एलएनटी, लार्सन एंड टुब्रो। एक हॉस्टाइल टेक ओवर हुआ था, हॉस्टाइल मतलब अगेंस्ट द विशेस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द टारगेट कंपनी। तो वो क्या था? माइंड ट्री और एलएनटी वाला। पैसा किसके पास है? एलएनटी अनाप शनाप पैसा उसके पास, अनाप शनाप कैश पड़ा हुआ है। तो अब एलएनटी क्या किया, अपना इन्फोटेक बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपको पता होगा एलएनटी का एक सब्सिडरी एलएनटी इन्फोटेक, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आईटी को अपना स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एक छोटा आईटी कंपनी बट वेरी प्रॉमिसिंग आईटी कंपनी, ग्रोइंग आईटी कंपनी माइंड ट्री, पता नहीं उसके बुद्धि में भी क्या आया था कि उन लोग लिस्टिंग करवा रखा था। माइंड ट्री जो कि एक लिस्टेड आईटी कंपनी था, एलएनटी का गंदा नजर पड़ गया माइंड ट्री के ऊपर। माइंड ट्री का प्रमोटर लोग जिन्होंने माइंड ट्री कंपनी स्टार्ट किया था, वो नहीं चाहता था कि उन लोग बिक जाएं एलएनटी के हाथों, बट रोक नहीं सके क्योंकि एलएनटी के पास अनाप शनाप पैसा था, मैंडेटरी ओपन ऑफर भी दिया था, एटलीस्ट है ना 26%, तो इसने तो 31% का मैंडेटरी ओपन ऑफर दे दिया था। पैसा है भाई एलएनटी के पास। तो 25 टच करने के लिए 26 देना पड़ता है, बोले 26 क्या, मैं 31% खरीद लेगा। सर कैसे सर 26? अरे 26 तो एटलीस्ट है। ये पूरा का नहीं हुआ था, आपको याद है जो सीसीडी कैफे कॉफी डे का जो सीईओ ने सुसाइड किया था, सुसाइड करने के बाद नहीं,
सुसाइड किया था, याद है ना, वीजी सिद्धार्था नाम था। तो जो वीजी सिद्धार्था नाम था, सीईओ ऑफ सीसीडी, वो माइंट्री में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर था। लगभग उसके पास और उसका सीसीडी के जो यूनिट से उन लोग का इन्वेस्टमेंट माइंट्री के अंदर था, लगभग लगभग 20-21% शेयर होल्डिंग था, 20-21% शेयर होल्डिंग। और वो बहुत फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में चल रहा था, ठीक है। और फिर कुछ दिन बाद तो पता ही है ना, सुसाइड कर लिया था। लेकिन सुसाइड करने के पहले वो माइंट्री का तो जो टेक ओवर है वो करवा करके गया। क्या हुआ क्या था, कुछ ऐसा, ये रहा अक्वायरर, ये रहा टारगेट कंपनी, ये रहा इन्वेस्टर विजय सिद्धार्था। एलएनटी क्या किया, ये विजय सिद्धार्था फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से गुजर रहा था, इसके पास लगभग लगभग 20% शेयर्स था। किसका? माइंट्री का, ऑब्वियस सा बात है। तो ये अपना 20% शेयर बेचने के फिराक में था, एलएनटी के साथ इसने सौदा कर लिया, एलएनटी 20% शेयर खरीद लिया। अब एलएनटी अपना इंटेंशन क्लियर कर लिया, गंदा नजर पड़ गया था माइंट्री के ऊपर, बोले माइंट्री छोटा सा कंपनी है, इसको तो पूरा ही मसल देंगे, टेक ओवर कर लेंगे। 20% शेयर कितना में, लगभग 16 करोड़ में आ गया था वैल्यूएशन, इसका मार्केट कैप कम था माइंट्री का, तो लगभग 16 करोड़ में 20% स्टेक हासिल कर एलएनटी। अब इसका तो ये भाई नाश्ता भी नहीं है 16 करोड़। अब एलएनटी बोला कि यार खाली 20% से क्या होगा, एक काम करते हैं ना, पूरा कंट्रोल ही हासिल कर लेते हैं। अब ये स्टॉक ब्रोकर लोग को ऑर्डर प्लेस करना चाहा कि भाई मेरे को ना और शेयर्स चाहिए, लेकिन स्टॉक ब्रोकर को जब ये ऑर्डर प्लेस किया तो ऑब्वियस बात है 5% या उससे ज्यादा, ऑलरेडी 20% है, 5 या उससे ज्यादा तो 25% टच हो जाएगा। तो एलएनटी बोला हाँ ठीक है, बताओ क्या करना है। बोला सर 25% आपका टच हो जा रहा है, तो आपको ना 26% का कम से कम मैंडेटरी ओपन ऑफर करना पड़ेगा टू द शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी। बोला 26% कौन सा बड़ा बात है, एक काम करते हैं हम एटलीस्ट 31% शेयर्स का मैंडेटरी ओपन ऑफर कर देते। ये भाई साहब ने, एलएनटी ने 31% का मैंडेटरी ओपन ऑफर किया था टू द शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी, क्योंकि यहां पर ट्रिगर हो गया था। और अब सब मिला मुलू करके इसके पास, एलएनटी के पास माइंट्री का लगभग लगभग 60% और मोर शेयर होल्डिंग है। अकेला एलएनटी के पास 60%, 60-61% रफली शेयर होल्डिंग है माइंट्री का। ये तो हॉस्टाइल टेक ओवर, माइंट्री का प्रमोटर लोग चाहता था नहीं बिके, बट बचा नहीं। ये देखिए, मैं आपको उस समय का पूरा न्यूज दिखाता हूं। देखिए 31% का इसने जो है एलएनटी ट्रिगर पॉइंट टच कर दिया था, 25.93 हो जाता जितना उसने अपना ऑर्डर्स वगैरह जो प्लेस कर रखा था ब्रोकर के पास, तो उसने मैंडेटरी ओपन ऑफर 31% का लाया, हालांकि 26% का दरकार है, इसने 31% का लाया, ठीक है। अब पब्लिक अनाउंसमेंट क्या होता है, कुछ ऐसा होता है पब्लिक अनाउंसमेंट। हम लोग बोले ना पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा, पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा, ये रहा वो पब्लिक अनाउंसमेंट। ये मैंने सेबी के वेबसाइट से आपके लिए ढूंढ करके निकाला है, समझाएंगे। ये रहा ऑफर लेटर, ठीक है। आइए एक एक करके, तो आइडिया लगा इसका पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। अब ये पब्लिक अनाउंसमेंट क्या होता है मैं आपको वो बताने वाला हूं कि आखिर पब्लिक अनाउंसमेंट क्या होता है। सुनो भाई, पब्लिक अनाउंसमेंट के बारे में ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ भाई, फोकस करो, फोकस, रेडी। जिस दिन अक्वायरर ने शेयर परचेज अग्रीमेंट किया, जिस दिन अक्वायरर ने शेयर खरीदने का, खरीदा नहीं है, शेयर खरीदने का अग्रीमेंट किया, जो ट्रिगर कर दिया उसका मैंडेटरी ओपन ऑफर का रिक्वायरमेंट, यानी अक्वायरर ने शेयर खरीदने का अग्रीमेंट खाली किया है, लेकिन 25% होने वाला है, ये एग्रीमेंट के कारण 25% होने वाला है। उसी दिन, जिस दिन शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन किया अक्वायरर ने, उसी दिन उसको सामने आकर के पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा कि भाई ट्रिगर हो गया है भाई, अब हम 26% का मैंडेटरी ओपन ऑफर दे रहे हैं।
सर किसको बताएगा? रिटन नोटिस सबमिट करेगा, ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस को बताएगा वेयर टारगेट कंपनी शेयर्स आर लिस्टेड। समझ गए सर? सो पब्लिक अनाउंसमेंट विल बी मेड बाय होम? बताइए, पब्लिक अनाउंसमेंट विल बी मेड बाय होम? अक्वायरर। सही जवाब। पब्लिक अनाउंसमेंट विल बी मेड बाय अक्वायरर ऑन द डे when mandatory open offer has become triggered to whom? all the stock exchanges। और जिस दिन पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया ना सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज को, किस दिन करेगा? जिस दिन ट्रिगर हुआ मैंडेटरी ओपन ऑफर। किस दिन ट्रिगर हुआ? जिस दिन एसपीए साइन हुआ, शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन हुआ, उस दिन ट्रिगर हो गया मैंडेटरी ओपन ऑफर का रिक्वायरमेंट। उसी दिन जाकर के स्टॉक एक्सचेंज लोग को बता देना है वे टारगेट कंपनी शेयर्स आर लिस्टेड। फिर विद इन वन वर्किंग डे के अंदर आपको टारगेट कंपनी को भी इन्फॉर्म करना और सेबी को भी इन्फॉर्म करना है। विद इन वन वर्किंग डे इन्फॉर्म अबाउट द पब्लिक अनाउंसमेंट टू टारगेट कंपनी एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एज वेल एज सेबी। ये जो पब्लिक अनाउंसमेंट करे इसमें तो हम लोग खाली यही बता रहे हैं कि भाई ट्रिगर वगैरह हो गया है। अब डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। वो डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट मतलब अक्वायरर को पूरा अपने बारे में बताना पड़ेगा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ शेयर्स बताना पड़ेगा, ठीक है। वो डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट जो है वो उसको करना पड़ेगा, अपने बारे में बताना, एग्जैक्ट जो है नंबर ऑफ शेयर्स वो अक्वायर कितना करने वाला है, ये सब आपको डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट के अंदर बताना पड़ता है विद इन 5 वर्किंग डेज। 5 वर्किंग डेज ऑफ व्हाट? पब्लिक अनाउंसमेंट व्हिच वाज मेड टू स्टॉक एक्सचेंज। तो एक सेकंड, जिस दिन ट्रिगर हुआ ना मैंडेटरी ओपन ऑफर, अरे जिस दिन एसपीए साइन हुआ 25% टच करने का, उस दिन ट्रिगर हो गया। उसी दिन किसको बताओगे? सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज लोग को। फिर वहां से विद इन 1 वर्किंग डे किसको बताओगे? सेबी को एंड टारगेट कंपनी को, उसके रजिस्टर ऑफिस पे। 5 वर्किंग डेज कहां से काउंट होगा? जो पब्लिक अनाउंसमेंट तुमने सबसे पहले किया था ना स्टॉक एक्सचेंज लोग को, वहां से 5 वर्किंग डेज के अंदर डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट करना। अब वो डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट जो है ना 4 न्यूज़पेपर में करना, इंग्लिश हिंदी न्यूज़पेपर में तो करना ही है, रीजनल 2 न्यूज़पेपर। रीजनल 2 न्यूज़पेपर समझ जाओ, एक तो टारगेट कंपनी का जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस है, और एक रीजनल लैंग्वेज ऑफ द न्यूज़पेपर सर्कुलेटेड वेयर द स्टॉक एक्सचेंज of the target company situated, where most voluminous trading has taken place during last 60 trading days। अब मान लो से फॉर एग्जांपल अगर टारगेट कंपनी का कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टिंग है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टिंग है, आई रिपीट टारगेट कंपनी का शेयर कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो जहां सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो वहां का आपको लोकल लैंग्वेज में मराठी में आपको छापना पड़ेगा। समझ में आ गया? देखिए, प्रोसेस ऑफ मेकिंग द पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ ओपन ऑफर। ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट ट्रिगर हो गया तो पब्लिक अनाउंसमेंट टू बी सेंट, जिस दिन ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट ट्रिगर हुआ, पब्लिक अनाउंसमेंट टू बी सेंट टू ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस वेयर द टारगेट कंपनी शेयर्स आर लिस्टेड। फिर एक दिन के अंदर आपको किसको बताना है बताइए? देखो बेटा, जिस दिन ट्रिगर हुआ उस दिन सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज को बता दिए। फिर वहां से एक दिन के अंदर किसको बताना है? सेबी को बताना है, टारगेट कंपनी को बताना है। फिर 5 वर्किंग डेज ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट व्हिच वाज मेड टू ऑल द स्टॉक एक्सचेंज, वहां से 5 वर्किंग डेज के अंदर डीपीए डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट 4 न्यूज़पेपर में करना है, इंग्लिश हिंदी रीजनल जहां पर टारगेट कंपनी का आरओ सिचुएटेड है, और एक रीजनल जहां पर वो वाला स्टॉक एक्सचेंज सिचुएटेड है जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुआ इसका, वेयर स्टॉक एक्सचेंज वेयर हाईएस्ट ट्रेडिंग टुक प्लेस इन लास्ट 60 days प्रीसीडिंग द पब्लिक अनाउंसमेंट। पब्लिक अनाउंसमेंट का पूरा फंडा क्लियर होना चाहिए। क्लियर है सर? 30 सेकंड में मैं वापस से बता दे रहा हूं। The day when the open offer requirement has got triggered, on the very same day, inform all the stock exchanges. Within 1 working day, inform SEBI and target company at its registered office. Within 5 working days of the public announcement, publish detailed public announcement in 4 newspaper, English, Hindi, regional language where target company is registered office situated, and regional language of the newspaper where stock exchange where most voluminous trading has taken place in the last 60 trading days preceding the date of public announcement. अब एक ऑफर लेटर बनेगा जो कि ड्राफ्ट ऑफर लेटर कहलाएगा, क्योंकि पहले हम लोग को सेबी को चढ़ाना पड़ेगा कि सेबी ये रहा ड्राफ्ट, एक बार चेक कर लीजिए ना, कुछ कमेंट है तो दे दीजिए, और 15 दिन में अगर आप कुछ कमेंट नहीं करेंगे फिर हम सारे शेयर होल्डर को भेज देंगे ऑफ द टारगेट कंपनी।
तो एक बार ड्राफ्ट ऑफर लेटर, अब उस ड्राफ्ट ऑफर लेटर के अंदर तो पूरा शेयर प्राइस वगैरह सब लिखा हुआ रहेगा, सारा डेट्स मेंशन रहेगा, रिस्क फैक्टर्स मेंशन रहेगा, अक्वायरर का पूरा डिटेल रहेगा, रिस्क फैक्टर्स मेंशन रहेगा, पूरा प्राइस रहेगा, क्यों ये ट्रिगर हुआ, किस प्रकार ट्रिगर हुआ, पूरा चेन ऑफ इवेंट्स रहेगा ऑफर डॉक्यूमेंट में। तो ड्राफ्ट ऑफर लेटर शैल बी सबमिटेड टू सेबी। ठीक है, देखिए भाई 5 वर्किंग डेज, डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट खत्म हुआ। अब यहां डीपीए से 5 वर्किंग डेज के अंदर draft of a letter will be submitted to SEBI. Now acquirer will wait for SEBI's comment. SEBI जैसे जैसे कमेंट करेगा वैसे वैसे ठीक करना पड़ेगा, और अगर कोई कमेंट नहीं किया SEBI, 15 दिन का समय है भाई, SEBI ने अगर कोई कमेंट नहीं किया 15 दिन के अंदर, कहानी खत्म। अब मेरे को ये सारे शेड्यूल को डिस्पैच कर देना है विद इन 7 वर्किंग डेज। रिलैक्स, डीपीए तक हो गया। अब यहां से 5 वर्किंग डेज के अंदर सबमिट करो ड्राफ्ट ऑफ अ लेटर टू सेबी, एंड इफ सेबी रिप्लाइज, वेल एंड गुड। सेबी डज नॉट रिप्लाई विद इन 15 डेज, deemed to be okay. Now within 7 working days I'll dispatch the offer letter to all the shareholders of target company. देखिए acquirer to submit to SEBI draft offer letter, acquired to submit to SEBI draft offer letter within 5 days of DPA, comments given by SEBI, या फिर no comment given by SEBI within 15 days of receipt by it। तो फिर क्या होगा, अब मेरे को ऑफर लेटर डिस्पैच कर देना है टू द मेंबर्स ऑफ टारगेट कंपनी विद इन 7 वर्किंग डेज। ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम डिस्पैच करेंगे, लेकिन अगर शेयरहोल्डर रिक्वेस्ट करें मेरे को फिजिकल फॉर्म चाहिए तो ठीक है फिजिकल फॉर्म, तो डिस्पैच कर देना ऑफर लेटर विद इन 7 वर्किंग डेज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, बट इफ एनी शेयरहोल्डर रिक्वेस्ट इन फिजिकल फॉर्म। अब जो ऑफर पीरियड है ना, ऑफर पीरियड मतलब वो समय जब शेयरहोल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी अपना चाहे तो शेयर बेच सकता है, टेंडर कर सकता है किसको, अक्वायरर को, और निकल सकता है टारगेट कंपनी से। ऑफर पीरियड जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा विद इन 12 वर्किंग डेज। अभी 12 वर्किंग डेज कहां से काउंट होगा, जिस दिन सेबी ने मेरे को कमेंट किया था हाँ भाई तेरा ऑफर लेटर सही है, और अगर सेबी ने कोई कमेंट नहीं किया तो 15 दिन में तो ऑफर लेटर डीम्ड टू बी सही था। वहां से 12 वर्किंग डेज के अंदर ऑफर पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। सर फिर से बोलिए, ऑफर पीरियड जो है वो मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा भाई कहां से, या तो सेबी ने कमेंट दिया, या 15 दिन हो गया सेबी ने कमेंट नहीं दिया, वहीं से 7 दिन के अंदर मैंने डिस्पैच किया, और वहीं से 12 दिन के अंदर ऑफर पीरियड स्टार्ट कर देना। मतलब समझ लो अगर मैंने 7वां दिन डिस्पैच किया तो और 5 दिन के अंदर ऑफर पीरियड स्टार्ट हो जाना चाहिए। समझ में आ गया, सर चुप हो जाइए। सेबी ने मेरे को कमेंट किया भाई ठीक है या फिर कोई कमेंट नहीं किया 15 दिन के अंदर तो डीम टू भी ठीक है। अब वहां से 7 दिन में मैंने डिस्पैच तो कर ही दिया ना सारे शेयरहोल्डर को, वहीं से सर कहां से, अरे जिस दिन सभी ने कमेंट किया या कमेंट नहीं किया 15 दिन के अंदर डीम टू बी ओके, वहीं से 7 दिन के अंदर डिस्पैच किया, और वहीं से 12 दिन के अंदर ऑफर पीरियड स्टार्ट हो जाना चाहिए, और ऑफर पीरियड खुला रहेगा 10 दिन के लिए। 12 वर्किंग डेज के अंदर ऑफर पीरियड स्टार्ट हो गया, और भाई शेयरहोल्डर लोग जो है अपना शेयर सबमिट कर सकता है, टेंडर कर सकता है, एंड रिमेन ओपन फॉर 10 वर्किंग डेज। 10 दिन का समय मिलेगा, जिस दिन ऑफर पीरियड स्टार्ट होगा 10 दिन का समय मिलेगा। खत्म। और इसी 10 वर्किंग डेज में यहां खत्म हो गया। अब 10 वर्किंग डेज के अंदर अक्वायरर जो है उसको सारा रिक्वायरमेंट्स वगैरह पूरा कर देना है और पेमेंट भी कर देना है। विद इन 10 वर्किंग डेज अक्वायर मस्ट कंप्लीट ऑल द रिक्वायरमेंट एंड पेमेंट मस्ट बी मेड टू शेयरहोल्डर्स हु हैव एक्सेप्टेड द ओपन ऑफर। भाई अब शेयर्स वगैरह आ गया, ऑफर पीरियड खत्म हो गया ना, अब अक्वायरर के पास 10 दिन है कंप्लायंस करने का और पेमेंट करने का। ये पूरा चार्ट आपके स्क्रीन पर एक बार जस्ट गो थ्रू करिए ना, पूरा चार्ट एक बार अच्छे से गो थ्रू करिए। जिस दिन ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ, जिस दिन ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ उसी दिन पब्लिक अनाउंसमेंट भेजना सारे स्टॉक एक्सचेंज को। वहां से विद इन 1 वर्किंग डे किसको भेजना है, 1 वर्किंग डे में किसको भेजना है, सेबी को एंड टारगेट कंपनी को। एंड विद इन 5 वर्किंग डेज ऑफ
the public announcement which was made to all the stock exchange, public announcement in 4 newspapers. फिर वापस से 5 दिन के अंदर ड्राफ्ट ऑफर लेटर भेजेंगे हम लोग सेबी को. अब एक बार यहां से आप खुद से गो थ्रू करिए अच्छे से. गो थ्रू अच्छे से गो थ्रू करिए.
समझे तो? समझे ना? अब देखो एग्जाम के समय कितना काम आसान हो जाएगा, खाली तुमको ये रखना है 5 5, फिर और 5 जोड़ते हैं तो 15, तो 5 5 15, 15 के बाद रखना है 7 12 10 10। जिस दिन ट्रिगर हो रहा है मैंडेटरी ओपन ऑफर का रिक्वायरमेंट, जिस दिन आप शेयर परचेज एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं मैंडेटरी ओपन ऑफर ट्रिगर हो रहा है, सेम डे पब्लिक अनाउंसमेंट मस्ट मेड टू ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस कि भाई ट्रिगर हो गया है। विद इन 1 वर्किंग डे इन्फॉर्म सेबी एंड टारगेट कंपनी एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। Within 5 working days, detailed public announcement will be made. Within 5 working days of public announcement, detailed public announcement will be made in 4 newspapers. फिर डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट हो गया, अब वहां से 5 वर्किंग डेज के अंदर डीपीए जब हो गया, वहां से विद इन 5 वर्किंग डेज के अंदर आपको क्या करना है, लेटर ऑफ ऑफर जमा कर देना है। किसको? सेबी को। सेबी कमेंट दे दिया ओके, तब तो वहीं से 7 दिन, और अगर कमेंट नहीं दिया तो भाई 15 दिन का वेट करो। अगर 15 दिन में भी कोई जवाब नहीं है, सेबी को ऑफर लेटर आपने जमा किया था ड्राफ्ट, 15 दिन हो गया कोई जवाब नहीं आया, डीम टू बी ओके। अब या तो ओके या डीम टू बी ओके, वहां से 7 दिन के अंदर डिस्पैच ऑफर लेटर टू ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी, डिस्पैच भी कर दिया आपने 7 दिन के अंदर, ठीक है। अब ऑफर पीरियड 12 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाना चाहिए, जिस दिन आपको सेबी का कमेंट आया ओके, वहीं से 12 दिन के अंदर आपको ऑफर पीरियड स्टार्ट करना है। अच्छा, ऑफर पीरियड जब भी स्टार्ट होगा 10 दिन के लिए खुला रहेगा। अच्छा, उसके बाद अक्वायरर को 10 दिन के अंदर कंप्लायंसेस कर लेना और पेमेंट कर देना है, खत्म। ठीक है ना मेरे बच्चों, पूरा ऑल ओके ना? लवली बेटा। अब ये जो ऑफर प्राइस है ये कैसे कैलकुलेट होता है? जब हम लोग शेयर्स और वोटिंग राइट अक्वायर कर रहे हैं और मैंडेटरी ओपन ऑफर ट्रिगर हो रहा है उसके कारण, तो ऑफर प्राइस कितना रहेगा, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बताया था, अक्वायरर अगर मान लो मुकेश अंबानी के साथ सौदा कर रहा है, या विजय सिद्धार्था के साथ जो सौदा हुआ था एलएनटी का, ठीक है, माइंड ट्री के केस में, तो जितना अक्वायरर एसपी शेयर परचेज एग्रीमेंट के तहत दे रहा है, मान लो मुकेश अंबानी को 1600 दिया तो वो तो मिनिमम है। इसके अलावा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वॉल्यूम वेटेड एवरेज price, volume weighted average price of the shares, volume weighted average price of the shares acquired, volume weighted average price of the shares acquired during last 52 weeks preceding the relevant preceding the वो आपका public announcement, public announcement जब हुआ उसके ठीक पिछले 52 weeks में वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ द शेयर। अब ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या, ध्यान से सुनो। मान लो अक्वायरर ने क्या किया, पहले मान लो से फॉर एग्जांपल 3% शेयर्स खरीदा, मान लो से फॉर एग्जांपल वो 3% शेयर आ रहा है, ठीक है, 1 करोड़ शेयर्स, 1 करोड़ शेयर खरीदा, मान लो से फॉर एग्जांपल 800 के भाव पर। फिर कुछ दिन बाद मान लो से फॉर एग्जांपल 6% शेयर खरीदा, या चलो एक बार में हम लोग लिख देते हैं यहां पर, मान लो से फॉर एग्जांपल शुरू में जो है 1% शेयर खरीदा जो कि 1 करोड़ शेयर था 800 के भाव पर। फिर मान लो कुछ दिन बाद, कुछ हफ्तों बाद उसने ना 23% शेयर खरीदा, 23 करोड़ शेयर खरीदा, मान लो से फॉर एग्जांपल 900 के भाव पर, ठीक है। अब वो 1% शेयर खरीदना चाहता है, एग्रीमेंट कर लिया, शेयर परचेज एग्रीमेंट कर लिया कि वो 1% शेयर खरीदना चाहता है, शेयर परचेज एग्रीमेंट कर लिया, तो ट्रिगर हो गया। तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लास्ट 52 वीक्स, मान लो ये लास्ट 52 वीक्स है, और वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस कैसे निकालोगे, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस मतलब जितना शेयर्स अक्वायरर ने खरीदा मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस, मतलब 1 करोड़ शेयर इंटू 800 प्लस 23 करोड़ शेयर कितना में खरीदा, 900 में, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। 1 करोड़ शेयर 800 के भाव पर, 23 करोड़ शेयर 900 के भाव पर, यानी
टोटल 24 करोड़ से डिवाइड करो तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकलता है, यानी नंबर ऑफ शेयर्स ब्रॉट multiplied by the price at which they were brought. Number of shares brought multiplied with the price at which they brought. Number of shares brought multiplied with the price by which they were brought divided by total number of shares brought during last 52 weeks preceding the date of public announcement. मतलब लास्ट, सिंपल भाषा में बोले तो लास्ट पिछले 52 हफ्ता में अक्वायरर ने जो शेयर खरीदा उसका वेटेड एवरेज प्राइस निकाल लो। ठीक है। तीसरा, मैक्सिमम प्राइस पर शेयर, मैक्सिमम प्राइस पर शेयर पेड इन लास्ट 26 वीक्स। अब यहां बताओ मैक्सिमम प्राइस पर शेयर पेड इन लास्ट 26 वीक्स कितना होगा। मान लो अगर ये 26 हफ्ता के अंदर है तो 900, और अगर लास्ट 26 वीक्स के अंदर नहीं है तो वाला कंडीशन नहीं देखेंगे। पिछले 26 हफ्ता में, हाँ भाई हाँ, पब्लिक अनाउंसमेंट के ठीक पहले जो 26 हफ्ता है उसमें मैक्सिमम प्राइस पर शेयर कितना मैंने दिया वो भी देखा जाएगा। चौथा चीज, वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस, वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस इन लास्ट 60 ट्रेडिंग डेज। सर ये तो हो गया, अभी तो आप बोले थे ना 52 हफ्ता, वो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस था। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस अलग है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस अलग है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या था, वो तो जो अक्वायरर जिस दाम पर खरीदा उसका एवरेज था। वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस में अक्वायरर का कोई रोल नहीं है, जो टारगेट कंपनी है उसका मार्केट प्राइस देखा जा रहा है। टारगेट कंपनी का मार्केट प्राइस लास्ट कितना दिन का, 60 डेज का। ठीक है, टारगेट कंपनी का मार्केट प्राइस लास्ट 60 डेज का, वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस इन लास्ट 60 ट्रेडिंग डेज। मतलब मान लो पिछला 60 दिन, 60 दिन कहां से, वही पब्लिक अनाउंसमेंट के पिछला 60 दिन। तो मान लो ट्रेडिंग डे 1 में से फॉर एग्जांपल 1 करोड़ शेयर ट्रेड हुआ 1000 के भाव पर। ट्रेडिंग डे 2 में मान लो 1.2 करोड़ शेयर ट्रेड हुआ 1010 के भाव पर। ठीक है, इस प्रकार 60 ट्रेडिंग डेज का आपको एवरेज मार्केट प्राइस निकालना है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस। मतलब 1 करोड़ इंटू 1000 प्लस 1.2 करोड़ इंटू 1010 प्लस number of shares traded into market price plus number of shares traded into market price divided by total number of shares traded in last 60 trading days. तो ऑफर प्राइस देख लीजिए, मैंने क्या कहा, हाईएस्ट ऑफ द फॉलोइंग, हाईएस्ट नेगोशिएटेड प्राइस पर शेयर अंडर शेयर परचेज एग्रीमेंट। अरे मतलब वही अक्वायरर ने जो विजय सिद्धार्था के साथ सौदा किया, मुकेश अंबानी के साथ सौदा किया, वो वाला भाव। सर रिलायंस से याद आया, सर अभी तो दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो भाई जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो रिलायंस का शेयर थोड़ी ना बेचा जा रहा है, रिलायंस का कोई शेयर होल्डिंग नहीं बेचा जा रहा है, रिलायंस जियो का शेयर बेचा, और रिलायंस जियो एक अनलिस्टेड कंपनी है तो टेक ओवर कोड का सवाल ही नहीं होता अट्रैक्ट होना। हाईएस्ट नेगोशिएटेड प्राइस जो अंडर एसपी है। और फिर मैंने क्या बताया, लास्ट 52 वीक्स में वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस मतलब मैंने कितना शेयर अक्वायर किया मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस ऑफ एक्विजिशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अक्वायर्ड लास्ट 52 हफ्ता। अच्छा, लास्ट 26 हफ्ता में मैंने हाईएस्ट प्राइस कितना दिया, और फिर लास्ट 60 ट्रेडिंग डेज में वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस। ये देखिए वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ड्यूरिंग, ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है ड्यूरिंग 52 वीक्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट, है ना। और फिर वो 26 हफ्ता वाला पहले देख लीजिए, हाईएस्ट प्राइस पर शेयर ड्यूरिंग 26, हाईएस्ट प्राइस पर शेयर पेड और पेएबल आउटस्टैंडिंग है तो क्या हुआ, हाईएस्ट प्राइस लास्ट 26 हफ्ता में मैंने कितना पे या पेएबल है, एंड वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस 60 ट्रेडिंग डेज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट ऑन स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, ये जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस है मतलब नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड ऑन द स्टॉक मार्केट मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इन द स्टॉक मार्केट मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट प्राइस। ये कौन सा स्टॉक मार्केट का लोग है, अगर लिस्टेड कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों में, टारगेट कंपनी लिस्टेड है बीएसई एनएसई दोनों में, जहां सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुआ पिछले 60 दिन में वो वाला लेना है। ऑन स्टॉक एक्सचेंज वेयर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग टुक प्लेस। हाँ, प्रोवाइडेड सच शेयर्स आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड, मतलब कम से कम 10% ट्रेड हुआ। फ्रीक्वेंटली ट्रेड का मतलब कम से कम टोटल शेयर का 10% शेयर का ट्रेडिंग हुआ हो। अगर 10% से कम का ट्रेडिंग हुआ तो ये 60 दिन वाला पॉइंट मत लेना, तो फिर उसके जगह क्या लोगे, बुक वैल्यू, वैल्यूएशन पैरामीटर्स होता है ना, वैल्यूएशन कैसे निकालते हो शेयर का, बुक वैल्यू,
प्राइस अर्निंग, ये सब देख करके। अदरवाइज प्राइस विल बी डिटरमाइंड बाय जो acquirer and manager to issue है, taking into account parameters like book value, P multiple etc. तो मेरे को फटाफट बताओ, जब acquirer शेयर्स और वोटिंग राइट अक्वायर कर रहा है, मैंडेटरी ओपन ऑफर ट्रिगर हो रहा है, ऑफर प्राइस विल बी द हाईएस्ट ऑफ, बताओ क्या क्या, शेयर परचेस प्राइस अंडर एसपीए, शेयर परचेस एग्रीमेंट, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, मतलब मैंने पिछले 52 हफ्ता में कितना वेटेड एवरेज प्राइस पर शेयर एक्वायर किया ड्यूरिंग लास्ट 52 वीक्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट, हाईएस्ट प्राइस पर शेयर पेड फॉर एनी एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी इन लास्ट 26 वीक्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट, वॉल्यूम वेटेड एवरेज market price during last 60 trading days immediately before the date of public announcement on the stock exchange where the shares are frequently most voluminously traded, provided they are frequently traded also. If they are not frequently traded, then ignore the 60 trading days ka volume weighted average market price and take parameters like book value or PE multiple. अब मजा का बात, मान लो हाईएस्ट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स आया, से फॉर एग्जांपल 900 रुपया पर शेयर। अब टेक ओवर कोड क्या बोलता है, हो गया अक्वायरर का एक्विजिशन वगैरह वगैरह सब कुछ, अक्वायर एक्विजिशन कर लिया, सब हो गया, रिक्वायरमेंट्स फुलफिल, आने वाला, जी हां आने वाला 26 हफ्ता में अगर अक्वायरर ने 1000 रुपया पर शेयर में फर्दर शेयर अक्वायर किया तो एक्स्ट्रा 100 रुपया जो है वो चुकाना पड़ेगा to the shareholders of the target company whose shares were accepted under open offer. अभी आपने जो शेयरहोल्डर को ऑफर पीरियड दिया था, जो शेयरहोल्डर लोग इंटरेस्टेड थे, उन्होंने अपना बेचारा शेयर सरेंडर कर दिया, ऑफर प्राइस भी आपने अच्छा खासा दिया, हाईएस्ट दिया 900 रुपया, लेकिन आने वाला 26 हफ्ता के अंदर अगर अक्वायरर ऊंचा दाम पर शेयर अक्वायर करता है, एक ठो भी आने वाला 26 हफ्ता में, तो जितना ऊंचा दाम पर अक्वायर किया वो डिफरेंस मनी शेयरहोल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी हुज शेयर्स वर एक्सेप्टेड अंडर ओपन ऑफर लोगों को चुकाना पड़ेगा 60 दिन के अंदर। In next 26 weeks after the offer period, if acquirer acquires at higher price any shares of target company, then difference price to be paid within 60 days of such acquisition. समझ में आ गया सर? अच्छा, एक पॉइंट होता है एस्क्रो अकाउंट का, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एस्क्रो अकाउंट क्या बोलता है कि डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट करने के कम से कम 2 दिन पहले, डीपीए करने नहीं देंगे, डीपीए के कम से कम, सर डीपीए तो 5 दिन में करना पड़ता है ना, पीए के 5 दिन के अंदर डीपीए करना पड़ता है, हाँ तो और एक बात सुन लो, डीपीए के कम से कम 2 दिन पहले, डीपीए के कम से कम 2 दिन पहले, सर मतलब पीए हुआ 5 दिन के अंदर डीपीए करना है, हाँ तो डीपीए के कम से कम 2 दिन पहले रुपया का बंदोबस्त करो जो चुकाना है ना। अरे अक्वायरर टारगेट कंपनी का शेयर होल्डर को रुपया तो चुकाएगा ना, कम से कम 26% अगर ऑफर कर रहा है तो उसका अरेंजमेंट कर लो, रुपया का एस्क्रो अकाउंट में जमा कर लो। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, बहुत सारे लेक्चर्स में कवर है, एस्क्रो अकाउंट में जमा कर दो। सर मतलब समझ गए सर, मतलब पब्लिक अनाउंसमेंट के 3 दिन के अंदर नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, डीपीए के कम से कम 2 दिन पहले। तो सर पीए से डीपीए 5 के 2 दिन पहले तो 3 ही तो हुआ ना सर, नहीं, मान लो मैं पब्लिक अनाउंस 5 दिन तो मैक्सिमम है ना डीपीए करने का, मैं तो सोच रहा हूँ फटाफट काम चलता हूँ, तो मैं तो सोच रहा हूँ ना कि जिस दिन पीए किया हूं 3 दिन के अंदर ही डीपीए कर दूं, हाँ तो कर लो 3 दिन के अंदर डीपीए, यानी फिर पीए के अगला दिन एस्क्रो में तुमको रुपया डालना पड़ेगा। समझ गए सर? एस्क्रो अकाउंट में पूरा रुपया डाल लेना पड़ेगा नहीं, जो 26% का तुमने मैंडेटरी ओपन ऑफर दिया है, या अगर ज्यादा का मैंडेटरी ओपन ऑफर दिया है, कम से कम 26% का मैंडेटरी ओपन ऑफर देना है, तुमने 30% का दिया तो उसका जो टोटल कंसिडरेशन है, तुमने जितना 26% या उससे ज्यादा जो भी मैंडेटरी ओपन ऑफर दिया उसका टोटल कंसिडरेशन कैलकुलेट कर लो, उसका 25% ही तुमको खाली एस्क्रो में जमा करना है। लेकिन ये खाली अप टू 500 करोड़ है, मान लो तुम्हारा टोटल कंसिडरेशन अप टू 500 करोड़ है ना, तो 500 करोड़ जितना टोटल कंसिडरेशन अप टू 500 करोड़ है उसका 25%, लेकिन 500 करोड़ के ऊपर है तो 500 करोड़ का 25% प्लस 500 करोड़ के ऊपर का 10%। सर दिमाग का दही मत करिए, ठीक से बताइए ना। अरे क्या बताएं, बहुत सिंपल है,
एस्क्रो अकाउंट में कितना रुपया जमा करोगे? इफ द कंसिडरेशन इज up to 500 crores, then only 25% you have to deposit. But if it is more than 500 crores, then 25% of 500 crores plus 10% above 500 crores. यानी अगर तुम्हारा कंसिडरेशन जो मैंडेटरी ओपन ऑफर है उसका टोटल कंसिडरेशन मान लो से फॉर एग्जांपल 600 करोड़ आ रहा है, तो 600 करोड़ एस्क्रो में नहीं जमा करना है। कितना जमा करना है? पहला 500 करोड़ का 25%, देखो फर्स्ट 500 करोड़ का 25% प्लस बैलेंस कंसिडरेशन का 10%। 600 करोड़ है ना, तो 500 करोड़ का 25% और जो रिमेनिंग 100 करोड़ उसका 10%। अगर 700 करोड़ होता तो बताओ, 500 करोड़ का 25%, 200 करोड़ का 10%, 400 करोड़ होता तो 400 करोड़ का 25%, 300 होता तो 300 का 25%। समझ में आ गया सर? कहां जमा करना है? एस्क्रो अकाउंट में। एस्क्रो अकाउंट एक बैंक अकाउंट होगा, बैंक के साथ जाकर के स्पेशल अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, उसमें या तो कैश जमा कर दो या बैंक को गारंटी दे दो या फ्रीली ट्रेडेड सिक्योरिटीज वगैरह दे दो। फ्रीली ट्रेडेड मतलब कोई गिरवी वगैरह पहले से नहीं किया हुआ हो। अब जब फाइनल ऑफर प्राइस सच में शेयरहोल्डर को दोगे, क्या दोगे? शेयरहोल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी को पेमेंट तो करेगा ना एक्वायरर, कैश में कर दो। हम सिखा रहे हैं मोड ऑफ पेमेंट टू द शेयरहोल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी। यू कैन पे इन कैश, यू कैन इशू लिस्टेड शेयर्स। एक्वायरर अपना कंपनी का अगर वो लिस्टेड है तो लिस्टेड शेयर्स दे दे, या फिर डेट दे दे, लिस्टेड एंड सिक्योर्ड डेट, या फिर कन्वर्टेबल डेट दे दे, या कॉम्बिनेशन दे दे मिला करके, थोड़ा कैश, थोड़ा लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, थोड़ा लिस्टेड एंड सिक्योर्ड डेट, थोड़ा कन्वर्टेबल डेट मिला करके भी दे सकता है, एनी ऑफ द अबव। ये है मोड ऑफ पेमेंट ऑफ ऑफर प्राइस। एक बार एस्क्रो अकाउंट और मोड ऑफ पेमेंट ऑफ ऑफर प्राइस जो है फटाफट देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में पक्का से लिख करके बताइए यार यहां तक समझ में आया है कि नहीं, लेक्चर कैसा लग रहा है ये सब बताओ, लाइव प्रीमियर चल रहा है। तो फटाफट एक बार ये मेरे को दो चीज फटाफट जो है ना एक बार देख लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लुक फास्ट। एस्क्रो में कितना जमा करना है एंड मोड ऑफ पेमेंट ऑफ ऑफर प्राइस। देख लिया? यहां तक का लेक्चर सॉलिड है, एकदम क्लियर है? ये सारा नोट जो है एक साथ हम आपको जो है जब तीनों सेशन कंप्लीट हो जाएगा दे देंगे। समय कम लग रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर लिया था, चार्ट्स वगैरह सब प्रिपेयर करके रखा था, एनालिसिस सब करके रखा था। सेशन 1 अपने यहीं तक रखते हैं, फिर अपने ऐसे ही और 2 सेशन रहेगा। यहां तक जो पढ़ाया सच बताओ वापस से पढ़ने का दरकार नहीं है, पूरा दिमाग में बैठ गया। ऐसे ही सेशन 2 और सेशन 3 रहेगा, खाली उतना ही टाइम दो जितना हम आपके साथ दे रहे हैं, यहाँ पर आपका टेक ओवर कोड पूरा हो जाएगा। चलो दोस्तों आज के लिए अपने यहीं तक रखते हैं, और 2 सेशन बड़ा ही ऐसा ही इंटरेस्टिंग रहेगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, मिलते हैं जल्दी। बाय 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 बाय।